हमारी ये विशेष कवरेज इस समय आप द्रास से देख रहे हैं, वही द्रास जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, जहां पर सर्दियों में हाड़ कपाने वाली सर्दी में तापमान 0 से 50 डिग्री कम हो जाता है। लेकिन इस समय सूर्य नारायण की कृपा है, धूप खिली है और कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में न केवल उनके परिजन, न केवल सेना के अधिकारी और उनके परिवार, बल्कि देशवासी द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर पहुंच रहे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई यानी आज से 25 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1999 जब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, करारी मात दी थी, कारगिल की इन्हीं ऊंचाइयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और वीरों को श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। साथ ही साथ देशवासियों का, सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि संदेश यही कि पूरा देश सेना के साथ है। यहां पर अगर आप आए तो वीरों के जब परिजनों से मिलेंगे तो आपकी भी आंखें डबडबा उठेगी, क्योंकि उनकी आंखों में दर्द 25 वर्ष बाद भी है। गर्व है, ऐसा नहीं है कि उन्हें गर्व नहीं है, गर्व बहुत है, लेकिन गर्व के साथ साथ वो दर्द भी है कि अगर 25 साल पहले किसी मां का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का सुहाग, किसी बिटिया का पिता अगर शहीद ना हुआ होता तो आज वो परिवार भी हंसते खेलते रहते। लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर दिया और यही पूरा देश देखेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल वेद मलिक। जनरल वेद मलिक कारगिल की लड़ाई के दौरान आर्मी चीफ थे। एक कोइंसिडेंस देखिए कि 25 साल बाद उनका बेटा मेजर जनरल सचिन मलिक इस समय यहां द्रास में 8 माउंटेन डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग, वो उनके बेटे हैं। मैंने दोनों से बात की, देखिए ये रिपोर्ट। आज से 25 साल पहले इसी जगह कारगिल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, करारी शिकस्त दी थी, और उस समय भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक थे जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था। 25 वर्ष बाद वो कारगिल फिर लौटे हैं और इस समय विधि का विधान देखिए, कारगिल की वही 8 माउंटेन डिवीजन द्रास में इस समय कमांड कर रहे हैं उनके सुपुत्र मेजर जनरल सचिन मलिक। और आप ये देखिए कितना जबरदस्त कोइंसिडेंस है। और जनरल साहब, आपने कारगिल में जब आर्मी को लीड किया, वो विक्ट्री जो भारत को मिली 25 साल बाद, आपके क्या विचार हैं जब आपका बेटा ये डिवीजन कमांड कर रहा है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उस विक्ट्री का जो श्रेय है वो मुझे नहीं जाता, बल्कि उन जवानों को और उन अफसरों को जाता है जो उन्होंने लड़ाई की यहाँ पर और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई ली। और आई हैपन टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मुझे बहुत गर्व है कि इस वक्त मेरा बेटा वही डिवीज़न कमांड कर रहा है जिसको मैंने कमांड किया था। और वो भी इस वक्त जब हम कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो उससे ही आपके लिए और एक्स्ट्रा स्पेशल बन जाता है। बिल्कुल। फौज में जनरल साहब, और देखे ना, जनरल मलिक मेरे इस तरफ और जनरल मलिक मेरे इस तरफ, फौज में कहा जाता है कि वर्दी की इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, वर्दी की इज्जत, देश की इज्जत। आपके लिए चुनौती एक और है, जो पिता की लेगेसी है उसे आपको आगे बढ़ाना है। नहीं, उसको बढ़ाना है, पर लेकिन यहाँ पे जो काम है वो काम तो मेरा वही रहता है। 8 माउंटेन डिवीजन का जो काम है, LOC के ऊपर सुरक्षा करनी है और डिवीजन को तैयार रखना है किसी भी हालात के लिए, क्योंकि आपकी डिवीजन तो फॉरएवर एंड ऑप्स है। 8 माउंटेन डिव को शुरू से 8 माउंटेन डिव को बोला जाता है फॉरएवर इन ऑपरेशंस। नागालैंड में, कश्मीर में और अभी कारगिल के क्षेत्र में हमारी डिवीजन हर समय ऑपरेशंस में रही है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में भी लड़ी थी। बिल्कुल, 1971 में। अच्छा, और 8 माउंटेन डिव के बारे में एक और बात आपको बताऊं, 8 माउंटेन डिव आपने भी कमांड की, 8 माउंटेन डिव आप भी कमांड कर रहे हैं, और इस माउंटेन डिव के मूवमेंट में आपकी भी भूमिका रही है इसके 2 लोकेशंस में, यहां आने पर भी। हाँ, जब हम ईस्ट से इधर आए थे, वेस्ट में आए थे, तो
हम थोड़ी देर के बाद में वैली में कंसंट्रेट किया पूरे डिवीजन को, और 8 माउंटेन ड्यू लड़ाई के समय वैली में ही थी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में काम हिस्सा ले रही थी। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई कारगिल के सेक्टर में, तो मैंने हुक्म दिया कि वो वहाँ से हट के इधर लड़ाई के लिए आ जाए। तो मूवमेंट जो है, पहली मूवमेंट मैंने कराई नागालैंड से कश्मीर की, और दूसरी मूवमेंट मैंने कराई जब मैं चीफ था तो वैली से कारगिल सेक्टर में। और अब कारगिल सेक्टर आने के बाद आपके लिए चुनौती बड़ी है, जिस तरह से कारगिल के ऑपरेशंस आपने देखे भी, उनके बारे में सुना भी ऑफिशियली भी और घर पर भी, अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से सरहदों की सुरक्षा करनी है? देखिए, चुनौती कई ऐसी हैं जो उस वक्त जो चुनौती थी वो अभी भी चुनौती है। जिस तरह के पहाड़ हैं, जिस तरह का मौसम है यहाँ पे, वो चुनौती में कोई बदलाव नहीं आया है। समय के साथ में दुश्मन किस तरह से सामने पेश आता है, क्या थ्रेट है हमारे पास, वो चुनौती बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती हैं, और उसके साथ हम भी अपना चेंज करते रहते हैं। और सीखा बहुत कुछ हम लोगों ने कारगिल में जो हुआ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला इंटरव्यू चीफ के साथ आप ही का मैंने इंटरव्यू किया था कारगिल के दौरान और फिर उसके बाद भी। लेकिन प्रश्न आपसे ये, आपने उस समय उस इंटरव्यू में कहा था वील फाइट विद व्हाटएवर वी हैव। अब 25 साल बाद जब आप यहाँ आते हैं, क्या परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि उस समय से लेकर अब तक तो जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त हमारे ट्रुप्स की कमी थी यहाँ पर, उस वक्त हमारे हथियारों की कमी थी, क्योंकि हम लोग बॉटम लाइन के ऊपर चल रहे थे, 70% होल्डिंग थी हमारी। उस वक्त कोई सर्वेलेंस डिवाइसेस नहीं होती थी, और बाहर के देशों के साथ में भी क्योंकि हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे, तो हमारे रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। वी कुड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम देम एट शॉर्ट नोटिस। सो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक तो डेंसिटी ऑफ ट्रुप्स एलओसी के ऊपर बढ़ गई है, और वो अच्छी बात है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गैप जो थे पहले, अब वो बहुत कम है। और इनके पास अभी सारे नए हथियार भी हैं, नए यंत्र भी हैं, सर्वेलेंस के खासकर। अभी हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, ड्रोन्स हैं, और नाइट विजन डिवाइसेस हैं, रेडार्स हैं। सो जमीन आसमान का फर्क है। और वो आपको नजर भी आता है कि जो चुनौतियां आपके पिताजी ने फेस की थी एज चीफ, वो एज डिव कमांडर यू आर इन अ बेटर पोजीशन नाउ? यस, मच बेटर पोजीशन। लाइक आई सेड, कुछ चुनौतियां तो वही हैं, जो टेरेन है वो उसमें कोई फर्क नहीं है, मौसम में कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम तो बर्फ का है, टेम्परेचर्स का है। लेकिन बाकी जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं 25 साल में तो बहुत बढ़ गई हैं। ये बात तो है। एक चीज और, डिनर टेबल पे कभी कॉन्वर्सेशन होता है कि पिता पुत्र से कहे कि हमारे जमाने में हम ऐसे करते थे, तुम कैसे कर रहे हो? कॉन्वर्सेशन होता है, पर उसको टीवी के ऊपर नहीं किया जाएगा। आप दोनों आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर यू, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी विद द टू ऑफ यू हियर। यहाँ पर कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, द्रास आज तक। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता मिग 27 फाइटर जेट उड़ा रहे थे जब ऑपरेशन विजय शुरू ही हुआ था। यानी 26 मई को ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुआ था। 27 मई को आप बटालिक में उड़ा रहे थे और आपका मिग 27 फ्लेम आउट कर गया था। आज तक के दर्शकों को बताइए वो क्या परिस्थिति थी कि उस एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड में आपका फाइटर जेट फ्लेम आउट कर जाता है। तो मेरा जो डाइव का मिशन था, हमारा एक टारगेट था मुंतदालो में। वहां पे मैं और मेरे लीडर स्कॉलर मैंडोकोट, हम दोनों गए थे, हाइना फॉर्मेशन में थे। तो जब रॉकेट का फायरिंग खत्म हो गया था, वापस आ रहे थे, तो जहाज ऊपर चढ़ रहा था। उस समय हमारे पास एक ही इंजन होता है, आजकल के जहाज में दो इंजन होते हैं, तो इंजन फ्लेम आउट हो गया था। मुझे मालूम है क्योंकि उस समय मैं यहीं था कारगिल में, जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि हमारा एक मिग 27 फ्लेम आउट कर गया, पायलट इजेक्ट कर गए हैं और पायलट को पाकिस्तानियों ने बंदी बना लिया। यू वर टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। करेक्ट। कैसा ट्रीटमेंट था आपके साथ उस समय?
Okay, so after the ejection, we had a small ambush with the enemy. We carry a small macro pistol था हमारे पास. उनके पास तो केर AK-47 थे. अब ambush के बाद जब मेरे पास मेरे राउंड्स खत्म हो गए तो वो 5-6 लोग जो पहले आए थे उन्होंने मुझे बंदी बनाया. नहीं, आपको टॉर्चर किया है सही में? हाँ, ये 3.5 days was very bad torture physically, mentally, emotionally because वो चाहते हैं कि किसी whenever they make somebody a POW to break down the person so that it psychologically causes moral issues back in our own country plus getting information. और अभी नजीब एक निजी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एयरलाइन के लिए प्लेन्स फ्लाई करते हैं, तो कभी जब आप सुने कि ग्रुप कैप्टन नचिकेता आपके पायलट हैं तो आप जानेंगे कि एक वॉर हीरो, एक कारगिल वॉर हीरो आपके पायलट है और आप सुरक्षित हाथों में हैं। आज तक पर आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने बताया एयर ऑपरेशंस में क्या चुनौतियां थी, लेकिन आर्मी किस तरह की चुनौतियां का सामना कर रही थी। खासतौर पर अगर आप द्रास में ही तोलोलिंग की बात करें या टाइगर हिल की बात करें, जो पहली पलटन यहां पर पहुंची थी वो 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स थी और उनके साथ साथ दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल्स। हालांकि यहां पर 16 ग्रेनेडियर्स इस जगह को होल्ड कर रही थी। मैंने बात की कर्नल कुशाल ठाकुर या अब ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर से शुरुआती ऑपरेशंस के बारे में। सुनिए। आपको इंडक्ट किस दिन किया गया था सर? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं जो 527 रणबांकुरे जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और मेरे यूनिट के 18 ग्रेनेडियर्स के 34 रणबांकुरे ने आहुति दी है, उनको भी नमन करता हूं। हम तो कश्मीर में थे, मिलिटेंसी लड़ रहे थे। अचानक 16 मई को हुक्म आया कि आपको द्रास पहुंचना है और हम 17 को यहाँ पहुंच गए और 19 को ब्रीफिंग हुई कि 5 से 6 मुजाहिदीन यहाँ पे आए हुए हैं तोलोलिंग के ऊपर, तो सबसे पहला ऑपरेशंस आपको करना है। तो बस हम ना वहाँ रिकॉनेसेंस के लिए तैयारी का समय था, ना प्रेपरेशन का समय में था, और हमें भी लगा 5-6 हम तो वैली में बहुत ऑपरेशंस किए थे, मिलिटेंट्स किया था, 5-6 मिलिटेंट्स कुछ नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि यहाँ 5-6 मिलिटेंट्स नहीं बल्कि दुश्मन की एक पूरी कंपनी है। अच्छा, जब दुश्मन कहे तो कहा गया था मुजाहिदीन है, लेकिन जिस तरह का फायर डिसिप्लिन था, जिस तरह का अटैक आप पर हो रहा था, क्या थे वो लोग? नहीं, वो तो धीरे धीरे हमें पता लग गया कुछ समय के पास। उनके पास मशीन गन्स थी, ऑटोमेटिक फायर्स था, स्नाइपर्स थे, और आपको पता ही 28 मई को Mi-17 जो हेलीकॉप्टर्स था, बल्कि हाँ इसी तोले नाले में उन्होंने मार गिराया था। तो वो बहुत हैविली जो थे उन्होंने मोर्चाबंदी की हुई थी, और मुझे खुशी है कि इतनी चुनौतियों के बाद में, चाहे वो ऑपरेशनल चुनौतियां थी या लॉजिस्टिक की चुनौतियां थी या टेरेन की या एनिमी की चुनौतियां थी, 18 ग्रेनेडियर्स ने 22 दिन रात दिन ये युद्ध लड़ा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन सोल्जर्स का और उन सैनिकों का। और 13 जून को हमने और 3 राजरीफ ने मिलकर इस पे विजय पताका हासिल की। अच्छा, जब कोई बोलता है ना कि जम्मू और कश्मीर हो या किसी देश के अलग भाग के लिए कि ये केवल हमारे लोगों का है, तो उनको ये समझने की बात है कि इस देश की सुरक्षा और सरहदों की रक्षा के लिए लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, भारत के चप्पे चप्पे के लोगों ने अपना लहू बहाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी या लद्दाख से लक्षद्वीप, पूरा देश हर भारतवासी का है, किसी इलाके विशिष्ट के लोगों का नहीं है। और मेरी अगली रिपोर्ट में आप देखिए कि किस तरह से नागालैंड का एक वो नागा वॉरियर 25 साल का युवा कैप्टन कैंगरूजे, वो बेयरफुट नागा वॉरियर, बेयरफुट क्यों? क्योंकि नागालैंड में उसने सीखा था कि अगर कोई भी चुनौती आए तो आप उससे पार पाएंगे। और जब यहां पर इन बर्फीली चोटियों पर चढ़ना कठिन हो रहा था तो उसने अपने जूते उतार दिए थे, जूते मुंह से उतार के नंगे पैर बर्फ में रस्सा चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा था, प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, महावीर चक्र पाया मरणोपरांत, लेकिन देश ने वो चोटी जीत ली। उनकी बहन जो असम राइफल स्कूल की प्रिंसिपल है, मैंने उनसे बात की और सोचिए 25 साल में पहली बार वो यहां द्रास पहुंची देखने के लिए, कहा उनके भाई ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नागालैंड का वो 25 वर्ष का युवा योद्धा जब उस मिशन के लिए जा रहा था तोलोलिंग पर, तो उसे मालूम था मिशन इम्पॉसिबल है। बेयरफुट नागा सोल्जर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेयरफुट क्यों, नंगे पैर वो लड़ाई क्यों लड़ी, आप उसके बारे में थोड़ा सा एक हमारे दर्शकों को बताइए, नंगे पैर वो लड़ाई क्यों लड़ी?
So as you can see, that there are so many icy slopes, and they were fighting wars in very difficult terrains at very high altitudes. So there were icy slopes all over, and he was not able to get a grip to continue further, to climb further up the hilltop. That is why he had to remove all his boots, and in order to get a grip, so barefoot he was able to get a better grip and then climb up so that he can help his fellow men capture the top. ये है वीरता भारतीय सेना की, नंगे पैर हाड़ कपाने वाली वो सर्दी। क्योंकि मैं 2 राजरिफ की उन वीरों से मिला था उन ऑपरेशंस के बीच में। वो जानते थे मिशन इम्पॉसिबल है, वो जानते थे कि ऊपर चढ़ना लगभग असंभव है। तो एक बहन जो 25 वर्ष बाद पहली बार आई, क्योंकि तभी वो हिम्मत जुटा पाई। 2 बेटियां जो लगभग हर वर्ष आने का प्रयास करती हैं, उनको लगता है कि उनके पिता ने यहां अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। यहां आके उन्हें अपने पिता से बहुत करीबी वो एहसास होता है, वो महसूस करती हैं, यहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाती हैं, क्योंकि उनके लिए ये किसी देव मंदिर से कम नहीं। मेजर सीबी द्विवेदी, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। वो एक गनर ऑफिसर थे, तोपखाने के अधिकारी थे, यहीं टाइगर हिल पर बमबारी कर रहे थे जब पाकिस्तान के काउंटर बमबार्डमेंट में वो शहीद हो गए। बेटियां डॉक्टर नेहा द्विवेदी और दीक्षा द्विवेदी हर वर्ष आने का प्रयास करती हैं। मैंने उनसे भी बात की। कारगिल की लड़ाई में लगभग 3 लाख तोपखाने के गोले दागे गए थे। आपके पिता यहां पर 2IC थे, एक आर्टिलरी रेजिमेंट के। आप जब पहली बार दीक्षा यहां पर आई, आपके मन में वो क्या भाव था इस रणभूमि और खासतौर पर उनकी गन पोजीशन को लेकर? मैं पहली बार यहाँ 2016 में आई थी, और उससे पहले मैंने बस पढ़ी थी किताबें और देखा आपके आर्टिकल्स, आपकी किताबें। और जब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने देखा है ये स्लोप्स, कई स्लोप्स एकदम वर्टिकल हैं। आई कुड नॉट बिलीव कि माई फादर वॉज हियर एंड द वे ही फॉट। एंड हम लोग को एक अंकल हमारे लेके गए पंड्रास, जहाँ पे डैडी पोस्टेड थे, जहाँ पे ही मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। I think we all, and I think every martyr's family can feel the presence in the air. आपके पिता की इच्छा थी आप डॉक्टर बने, या आप कुछ कर दिखाना चाहती थी कि नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन साथ ही साथ वीरों की वो गाथा मैं लेकर आऊंगी पूरे देश के लिए? और आप दोनों लेखिका बनी डॉक्टर के साथ साथ। जी गौरव, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, एक्चुअली मेरे पिता, मैं एक्चुअली बस 12 साल की थी जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तो उनको लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। आप जो बातें कह रही हैं, अच्छा मैं आप दोनों को निजी तौर पर भी जानता हूं, और क्या मैं आज तक के दर्शकों को बता सकता हूं कि आप अपने पिता के इतने करीब थी कि आपने उनका IC नंबर आप